गुड मॉर्निंग एवरीवन। इसमें मशीन अपने पास में चल रहा था जिसमें हमने 3 फेज इंडक्शन मोटर कंप्लीट कर ली है। आज हम बात करेंगे, हालांकि ट्रांसफॉर्मर, डीसी मशीन, डीसी जनरेटर, 3 फेज इंडक्शन मशीन, सिंक्रोनस मशीन, ये सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है इसमें, वो है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, अब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर बात करेंगे क्या होती है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर मशीन में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। पहले तो मुझे एक बात बताओ कि अपनी जो इंडस्ट्री है उसमें सारी से सबसे ज़्यादा मशीन्स कौन सी होती है? सबसे ज़्यादा मशीन कौन सी होती है? इंडक्शन मशीन होती है। कौन सी होती है? इंडक्शन मशीन। कारण है इसके, बहुत सारे कारण हैं, ठीक है, वो हमने आपको ऑलरेडी डिस्कस करा दिए हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं बहुत सारी इंडस्ट्री में 90%, 80 to 90% इंडक्शन मशीन होती हैं। इसलिए जो पूरा पावर फैक्टर है वो लेगिंग पावर फैक्टर पे काम करता है, क्योंकि इंडक्टिव मशीन है तो इंडक्टिव है मतलब लेगिंग पावर फैक्टर पे काम करता है। एक बात। तो फिर इसमें भी हमने क्या करा, इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा कौन सी मोटर है? इंडक्शन मोटर। अब इंडक्शन मोटर भी कौन सी प्रकार की? एक तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और एक 3 फेज इंडक्शन मोटर। देखो, यदि मान लो 100 मोटरें हैं, उसमें से 90 मोटर तो कौन सी होंगी? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की। कौन सी? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की। क्यों बताएंगे अभी। दूसरी 10% ही कितनी होंगी? लगभग ऑलमोस्ट 10% 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है। दैट मीन्स अब देखो इनको पॉपुलरिटी कितनी है भाई, होगी क्यों नहीं? इनके बहुत सारे कारण अभी देखेंगे, क्योंकि क्यों पॉपुलर है इतनी कि 3 फेज इंडक्शन, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इतनी ज़्यादा यूज़ होती हैं एज कम्पेयर टू 3 फेज इंडक्शन मोटर। पहले तो इंडस्ट्री में है ही ज़्यादा इंडक्शन मोटर यूज़ करी जाती है, और उनमें भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर 90% और 10% के लगभग 3 फेज इंडक्शन मोटर काम में ली जाती है। अब देखो, अब हम बात करें इसकी, हमने डिटेल से बात कर ली है, सारे के सारे इसके कंसेप्ट हमने बिल्कुल डिटेल से क्लियर कर लिए हैं, ठीक है, वो आपको वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की। अब इसकी बात करते हैं, तो देखो क्या होती है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को हम क्या नाम देंगे? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को आप क्या बोल सकते हो? फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर भी बोल सकते हो। फ्रैक्शनल का मतलब कुछ पार्ट, किलोवाट का कुछ पार्ट, ठीक है। किलोवाट का मतलब 1000 वाट बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट होता है क्या? 1000 वाट बराबर क्या हो गया? 1 किलोवाट। दैट मीन्स मुझे एक बात बताओ, फ्रैक्शन का मतलब इसका कुछ पार्ट, जैसे मान लो 200 वाट की होगी, 250 वाट की होगी, 500 वाट की होगी, तो ये चीज़ें हैं। दूसरी बात, इनको फ्रैक्शनल एचपी मोटर भी बोल सकते हैं, फ्रैक्शनल एचपी मोटर की बोल सकते हैं। 1 एचपी बराबर 746 वोट होता है, हमें मालूम है। 1 एचपी इक्वल्स टू कितना होता है? 746 वोट की, ठीक है ना। अरे बोलते हो ना 10 एचपी, 8 एचपी, 8 एचपी, है ना, ये मोटर होती है अपने पास में, तो बोलते हो ना, इसका मतलब 1 एचपी का मतलब 746 वोट होते हैं उसमें, ठीक है, इतने पावर की वो मोटर होती है। चलो वो एक अलग बात है। फिर या फिर इसको और क्या बोल सकते हो? इनको सबसे पॉपुलर नाम, इनको डोमेस्टिक मोटर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? एक बात बताओ, आप रियल लाइफ में किसी के घर में 3 फेज इंडक्शन मोटर देखी है क्या आपने? नहीं, लेकिन और मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर काफ़ी बड़ी रहती हैं। क्यों? क्योंकि 3 फेज इंडक्शन मोटर सिर्फ इंडस्ट्री में काम में ली जाते हैं स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, लेकिन डोमेस्टिक मोटर तो आपने पानी खींचने वाली मशीन मोटर है, बहुत सारी मोटर है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हर घर में आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसी कारण से इनको बोला जाता है डोमेस्टिक मोटर, डोमेस्टिक मोटर। अब इनकी रेंज, ये जो है डोमेस्टिक मोटर, जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, ये पॉपुलर कहाँ से? 5 से 1000 वाट तक की जो मोटर हैं उनको हम कंसीडर करते हैं किसमें? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में काम में लेते हैं, ठीक है। एक बात, अब देखो इसमें क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है तो उसमें किस प्रकार से ये काम करती है, वो चीज़ देखनी है। होगी इतनी बात?
इसका प्रिंसिपल देखें पहले, उससे पहले और चीज़ देख लेते हैं। एक बात, ये पॉपुलर क्यों है इतनी? डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए पॉपुलर मैंने बता दिया, हर घर में मिल जाएंगी आपको, ठीक है, ऑलमोस्ट। एक बात, दूसरी बात, कारण क्या है? ये एक तो स्मॉल साइज़ की होती है, स्मॉल रेटिंग की होती है, ये बोल दो। स्मॉल साइज और स्मॉल रेटिंग की होगी तो क्या होगी? लो कॉस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है। एक बात बताओ, आपको घर पे एक मोटर है पानी की, ठीक है, वो पानी अपन को टंकी में ऊपर चढ़ाना है, वही मोटर अपने पास में आ गई 2000 रुपये में, या मान लो 5000 रुपये में। अब आप 3 फेज इंडक्शन मोटर मान लो लाओ तो 20,000 रुपये में, क्यों खर्च करोगे भाई उसको 20,000 में? काम तो वही कर रही है, समझ आ रही है बात? तो इसलिए ये इसकी कॉस्ट क्या होती है? लो होती है। एक बात फिर बताओ, जब लो कॉस्ट होती है तो इसकी मेंटेनेंस और रिपेयर क्या होगी? मेंटेनेंस एंड रिपेयर भी क्या हो जाएगी? इजी हो जाएगी। मेंटेनेंस एंड रिपेयर भी इजी हो जाएगी। एक बात, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो मोटर इतनी इसके अंदर है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लार्ज नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी, यानी बहुत सारी मात्रा में ये अवेलेबल है। ये तो हमने देख लिया था कि हर घर में मिल जाएंगी। तो लार्ज नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी की वजह से, कॉस्ट कम होने की वजह से, स्मॉल साइज होने की वजह से, मेंटेनेंस रिपेयर इजी होने की वजह से, इन सभी कारणों को देखते हुए हम जो घरों में मोटर काम में लेते हैं वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर काम में लेते हैं। अब देखो इसका काम किस प्रकार से करती है, तो मुझे आप जैसे जैसे मैं पूछूं वो बताते जाना। पहले अभी 3 फेज इंडक्शन मोटर आप पढ़ के आए हो, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में लगभग कम से कम 40 घंटे के लगभग होगी, हो आपको मिल जाएगी ऐप पे। अब देखो ये 3 फेज इंडक्शन मोटर में मैं क्या करता हूं, 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टेटर पे कौन सी होती थी? 3 फेज वाइंडिंग होती थी, क्या रे? होती थी। और 3 फेज वाइंडिंग होने के बाद में आपको इसमें क्या देने होती थी? यहां पर मैं फ्यूज लगा देता हूं, यानी ये 3 फेज सप्लाई क्या हो गई? 3 फेज सप्लाई। एक बात होगी, यानी ये क्या है? फ्यूज है। यही तो था। अब क्या होता था? ये 3 फेज वाइंडिंग है स्टेटर की, ये स्टेटर की वाइंडिंग, ये डिटेल से हम पढ़ के आए हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर में। थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूं इसमें। जैसे ही ये आप 3 फेज सप्लाई करोगे, ये स्टेटर है, पहले रोटर भी बना लो, ये यहां पर है रोटर। मैं सिर्फ ब्रीफ कर रहा हूं इसको, डिटेल में हमने बात कर चुके हैं इसमें। एक बात बताओ, आपने क्या किया? ये एयर गैप है बीच में, स्टेटर और रोटर के बीच में ये वाला पार्ट क्या है? एयर गैप। देखना, इसमें हमने प्रिंसिपल क्या देखा था? 3 फेज सप्लाई दी। जैसे ही 3 फेज सप्लाई दोगे तो इस वाइंडिंग है, यानी 3 फेज सप्लाई अप्लाई टू द स्टेटर वाइंडिंग। स्टेटर की वाइंडिंग कौन सी है? 3 फेज की नेचर की है, 120 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट पे। तो इनकी वजह से क्या होगा? करंट फ्लो होगी, इसमें 3 फेज करंट फ्लो होगी। ये 3 फेज करंट क्या होगी? इसमें 3 फेज नेचर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। वो कितनी, कहाँ पर घूमेगा? किसमें? इस एयर गैप में, रोटर और स्टेटर के बीच में एयर गैप में घूमेगा। कितनी स्पीड से? ns में। और उसका मैग्नीट्यूड हमने निकाला था, वो कितना होता था? 1.55 इतना उसका मैग्नीट्यूड हो रहा है। इतने मैग्नीट्यूड का जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है 3 फेज नेचर का, वो ns स्पीड से क्या कर रहा है? इसमें घूम रहा है। ये घूम रहा है, ये क्या है? अपना रोटर। अब रोटर तो इस टाइम क्या है? स्टेशनरी। क्या है? स्टेशनरी। अब ये रोटर स्टेशनरी है तो ये रोटेटिंग पार्ट है, ये फ्लक्स घूम रहा है, स्टेशनरी रोटर है, तो ये फ्लक्स इस रोटर को कट करेगा। जैसे ही यहाँ पर फ्लक्स कटिंग होगी, अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ क्या प्रोड्यूस्ड होगा? ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। जैसे ही ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, यानी वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा, वोल्टेज इंड्यूस्ड हो गया तो रोटर क्लोज्ड है, तो इसमें क्या होगी? करंट फ्लो होगी। करंट फ्लो होगी तो उसमें क्या प्रोड्यूस्ड होगा? टॉर्क प्रोड्यूस्ड होगा। और टॉर्क यदि प्रोड्यूस्ड हो गया, इस रोटर में टॉर्क लगने लग गया, तो टॉर्क का काम क्या है? इसको घुमाना। तो ये घुमाना, ये शाफ्ट है, यहाँ पर हमने शाफ्ट कनेक्ट कर दी, यहाँ पर कोई एक्सटर्नल डिवाइस लगा दी हमने, जैसे भी है।
तो ये यहाँ पर ये रोटर घूमेगा तो शाफ्ट इससे अटैच है तो ये भी घूमेगी। तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रिकल इनपुट दिया और मैकेनिकल आउटपुट हमने प्राप्त की, यानी प्राप्त कर लिया। तो यही तो कंस्ट्रक्शन होती है, यही तो मोटर होती है, जब इलेक्ट्रिकल इनपुट दो और मैकेनिकल आउटपुट हमने प्राप्त कर लिया। दैट मीन्स है क्या चीज़, ये है क्या चीज़, ये कुछ भी नहीं है। ये सारा मैंने प्रिंसिपल यहाँ से देखो किस प्रकार से मैंने सप्लाई दी, फिर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, इसको कट किया, फेराडे से ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, करंट फ्लो हुई, टॉर्क प्रोड्यूस हो गया और ये घूम गई। तो ये 3 फेज का प्रिंसिपल था जो हमने डिस्कस कर लिया है। अब मुझे एक बात बताओ यहाँ से कि मैं ये करता हूँ कि मान लो एक फ्यूज है, वो फ्यूज हो गया, मतलब क्या हो गया, ब्लोज ऑफ हो गया। यहाँ से ये फ्यूज मान लो ब्लोज ऑफ हो गया, लेकिन उससे पहले ये हम लेते हैं कंडीशन कि मान लो ये 3 फेज इंडक्शन मोटर है, वो लाइटली लोडेड है। क्या है, लाइटली लोडेड है। समझ में आ रही है बात। ये लाइटली लोडेड का मतलब इस पे लोड क्या है, कम है ना, लोड कम है। एक बात, लाइटली लोडेड और फुल लोडेड का मतलब ये है कि एक बात बताओ, किसी भी मोटर पे आप लोड ज़्यादा कनेक्ट कर रखे हो, किसी भी मोटर पे लोड ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो तो उसको घूमने में ज़्यादा जोर आएगा कि कम जोर आएगा, ओब्वियसली ज़्यादा जोर आएगा। अब उस पर लोड ही कम है तो वो तेज़ घूमेगी, सीधी सी बात है। यदि लोड ही कम है तो क्या वो क्या घूमेगी, तेज़ घूमेगी। एक बात, लाइटली लोडेड, ठीक है। अब ये इस पे लोड कम है तो समझ में आ गई बात, ये बात, चलो ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ये ब्लोज ऑफ एक क्या हो गया, ये ब्लोज ऑफ हो गया, यानी ये क्या हो गया, अब ये जो ये एक फ्यूज है यहाँ पर बर्न हो गया। जैसे ये एक फ्यूज बर्न हुआ तो अब मुझे बताओ कि ये क्या, ये मोटर घूमेगी या ऑपरेट होगी या बंद हो जाएगी, बताओ, सोच के बताओ, क्या ये मोटर घूमेगी या बंद हो जाएगी। घूमेगी। क्या होगी, घूमेगी। जब आपके पास में एक ये जो स्विच है वो ब्लोज ऑफ हो गया, तब भी ये मोटर क्या करेगी, रोटेट करेगी, तब भी ये क्या करेगी, मोटर रोटेट करेगी। अब ये जब मोटर रोटेट करेगी तो कैसे, ये करेगी सिंगल फेज की तरह से, ठीक है। अब 3 फेज की तरह से काम, ये तो ये फेज तो गया, ये फेज तो गया, यहाँ से तो ये इसके अक्रॉस ही तो सप्लाई जाएगी, ठीक है। तो ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह काम करेगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाएगी इसमें कर तो लेगी, घूम तो लेगी। लाइटली लोडेड, लोड कम है, यदि हेवी लोड होता तो नहीं घूमती, वो तो उसकी वो लोड की वजह से रुक जाती, लेकिन लाइटली लोडेड कम लोडेड कनेक्टेड है। तो जब 3 फेज सप्लाई में एक ब्लोज ऑफ हो गया तो ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह काम करेगी और घूमेगी तो सही, लेकिन इसमें एक चीज़ कम हो जाएगी, इसकी स्पीड गिर जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और स्पीड डिक्रीज होते हैं तो स्लिप क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये तो मालूम ही है ना यार, यानी स्लिप क्या होती है रे, n बराबर 1 - s ns, ये हो गया। यदि मान लो ये स्लिप, ये स्पीड कम होगी तो स्लिप क्या होगी, इंक्रीज, या स्लिप इंक्रीज होगी तो स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये मालूम है। तो स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, स्लिप डिक्रीज। दैट मीन्स मैं ये बोलूँगा, व्हेन 3 फेज सप्लाई में से जब 3 फेज सप्लाई अप्लाई करोगे तो यदि एक जो स्विच है या फ्यूज है वो ब्लोज ऑफ हो जाता है तो ये मोटर रुकती नहीं है, चलती है। किस कंडीशन में, लाइटली लोडेड कंडीशन में, लेकिन वो एज ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह काम करना स्टार्ट कर देगी। और उस कंडीशन में हमारे पास में क्या हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी, जबकि स्लिप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इतनी बात आपने क्या कर ली, यहाँ से ये समझ ली। अब सर इतनी बात तो हो गई, तो अब प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। यानी इस प्रकार से ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, किस प्रकार से ये, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं डिटेल से मैं बताऊँगा। अब इसमें चलो ठीक है, ये सर बोला कि इसमें फ़ायदे बताइए, कुछ नुकसान भी तो बताओ, बताता हूँ भाई, अभी बताता हूँ। इसमें फ़ायदे ये हुआ कि साहब इसकी कॉस्ट कम है, सिंपल डिज़ाइन है और बहुत मात्रा में अवेलेबल भी है, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ भी कर लेते हैं, कॉस्ट भी कम है, सारी चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ें हो गई। तो अब इसका कोई नुकसान भी बता दो। इसका एक ही नुकसान है, वो ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, इट इज़ नॉट सेल्फ स्टार्टिंग इन नेचर। 3 फेज इंडक्शन मोटर क्या थी, सेल्फ स्टार्टिंग नेचर थी भाई। 3 फेज सप्लाई दिया था, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ये अपने आप प्रोड्यूस्ड हो रहा है, ये इसको फ्लेक्स को कट कर रहा है, ऑटोमेटिक E2 जनरेट हो रहा है, I2 जनरेट हो, टॉर्क, तो टॉर्क हो गया तो ये अपने आप घूम रही है। तो ये ऑपरेटिंग प्रिंसिपल तो 3 फेज इंडक्शन मोटर तो रोटेटिंग अपने आप क्या हो रहा है, रोटेटिंग है।
अब ये 3 फेज इंडक्शन मोटर का तो मैंने बता दिया कि ऑटोमेटिक क्या है, स्टार्टिंग है, यानी कि क्या है, सेल्फ स्टार्टिंग इन नेचर है। लेकिन जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वो सेल्फ स्टार्टिंग इन नेचर नहीं है। अब मैंने बोल तो दिया सर नहीं है, प्रूफ करो नहीं है, वही प्रूफ करेंगे। किस प्रकार से नहीं है वो चीज़ देखेंगे, लेकिन किस प्रकार से होगा क्या, आप क्या करो, इसमें थोड़ी सी ये जगह ले लेते हैं। ये थोड़ा सा मैं इसको उठा देता हूँ, फिर दोबारा बना लेंगे। मैं प्रॉपर तरीके से लिखा दूंगा, एक बार लिखना नहीं है। देखो आपने क्या किया, ये स्टेटर है, आपने क्या किया, सिंगल फेज सप्लाई की। आपने क्या दिया, सिंगल फेज, ये रोटर है या सिंगल फेज सप्लाई दिया, सिंगल फेज आपने इसको सप्लाई दी, तो जबकि ये एक ही स्टेटर कंटेनिंग, इस कंडीशन में वन वाइंडिंग, ये क्या, कंटेनिंग वन वाइंडिंग, कंटेनिंग वन वाइंडिंग, दैट मीन्स ये जो स्टेटर है वो सिर्फ कितनी वाइंडिंग कंटेन करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक वाइंडिंग कंटेन करना चाहिए। उस कंडीशन में यदि हम सिंगल फेज सप्लाई देते हैं तो इसमें पल्स सेटिंग, यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, जो फ्लक्स प्रोड्यूस्ड होगा, वो क्या होगा, पल्स सेटिंग अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो जाएगा। यहाँ पे अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस्ड हो जाएगा। ये अल्टरनेटिंग फील्ड फ्लक्स रोटर को लिंक करेगा, और रोटर को लिंक करेगा तो इसमें क्या प्रोड्यूस्ड होगा, फ्लक्स कटिंग होगी, और फ्लक्स कटिंग होगी तो वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाएगा। वोल्टेज इंड्यूस्ड हुआ तो इसमें करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी तो टॉर्क प्रोड्यूस्ड होना चाहिए। फिर भी बोल रहे हो भलाई, ये हमने टॉर्क भी प्रोड्यूस करा लिया सर, ये हमने सप्लाई दे दी, ये अल्टरनेटिव पल्स सेटिंग अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो गया, ये इसको कट कर दिया, कट करने के बाद में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया, I2 हो गया और टॉर्क हो गया। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर टॉर्क भी प्रोड्यूस्ड हो गया, हम मानते हैं टॉर्क प्रोड्यूस्ड हो गया, लेकिन फिर भी ये जो मोटर है वो सेल्फ स्टार्टिंग इन नेचर नहीं है। ये जो बात है अपन समझाएंगे डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी से। कैसे समझाएंगे, डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी से। पहले अपन ये क्या करेंगे, ये अब तक जो पढ़ा है उसको प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं, और उसके बाद में अपन क्या करेंगे, आगे डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी जो अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार से डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी होती है, और उसमें हम प्रूव करेंगे कि ये मोटर नहीं स्टार्ट हो रही है, सेल्फ स्टार्टिंग अपने आप स्टार्ट नहीं हो रही है, वो सारी चीज़ देखेंगे। तब तक एक बार मैं जो नोट कराऊँ वो आपको क्या करना है, नोट करना है। अब जो अपन ने पढ़ा है उसको लिख लेते हैं प्रॉपर तरीके से। फ्रैक्शन किलोवाट मोटर, फ्रैक्शनल, ये जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या होती है, फ्रैक्शन किलोवाट मोटर भी बोल सकते हैं इनको, फ्रैक्शनल एचपी मोटर भी बोल सकते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन में पॉपुलर किसके बीच में, 5 से ये 1000 वाट तक के बीच की जो मोटर होती है ना, वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है। फिर ये हमने कंस्ट्रक्शन देख लिया था कि 3 फ्यूज है, 3 फेज सप्लाई अप्लाई करते 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टेटर पे, तो 1.5 IM से यहाँ पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसको कट करेगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, करंट फ्लो होगी, और ये टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ये घूम जाएगी। प्रॉब्लम ये नहीं है, जब ये एक वेन ए फ्यूज मतलब एक फ्यूज ब्लोज ऑफ अक्रॉस 3 फेज मोटर, ये 3 फेज मोटर के अक्रॉस एक फ्यूज क्या हो जाता है, ब्लोज ऑफ, उस कंडीशन में ये घूमना स्टार्ट रहेगी, लेकिन इट रनिंग एट लाइट लोड कंडीशन, ये कंडीशन में कौन सी, लाइट लोड कंडीशन में होती है, उस कंडीशन में यदि फ्यूज ब्लो होता है तो ये कंटिन्यू होती है रन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, स्पीड रिड्यूस हो जाती है और स्लिप क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये हमने सारी बात कर चुके हैं, वही चीज़ मैंने लिखी है। ये मैंने बोला था कि किस लिए पॉपुलर है, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पॉपुलर फॉर डोमेस्टिक पर्पज। क्यों, उसके कारण देखो, बिकॉज ऑफ देयर लार्ज नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी, स्मॉल रेटिंग, छोटी रेटिंग में, स्मॉल रेटिंग में ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पड़ी हुई है अपने पास में, तो ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी सिंपल डिज़ाइन होती है, कॉस्ट कम होगी, सबसे ज़्यादा तो यही मतलब है, पिस्सा कता लग गए, वही तो लो कॉस्ट हो गई। फिर विथ लीस्ट मेंटेनेंस रिपेयर, इसकी मेंटेनेंस पे क्या हो गई, कम।
स्टेटर, ये देखो कंस्ट्रक्शन इज सिमिलर टू 3 फेज स्टेटर कंटेन सिंगल फेज वाइंडिंग, रोटर इज इसेंशियली स्क्वायर का, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये आप पॉइंट को याद रखना है कि रोटर जो होगा ना इसमें, ये स्लिप रिंग रोटर नहीं होगा, ये होगा स्क्वाल केज रोटर विथ स्क्यूड स्लोट। ये हमने 3 फेज इंडक्शन मोटर क्या स्क्यूड होता है वो सारा चीज़ हमने देख लिया है। ये मोटर जो स्क्वाल केज रोटर होता है तो स्क्यूड होता है, स्लिप रिंग रोटर यहाँ पर काम ही नहीं लेंगे। यहाँ पर ये बात, यहाँ पर जोर दे रहा हूँ बात को, ये चीज़ डायरेक्ट पूछी जाती है ऑब्जेक्टिव में। फिर देखो द बेसिक ड्रॉबैक ऑफ दिस मोटर आर नॉन सेल्फ स्टार्टिंग इन नेचर, तो ये है अपने पास में नॉन सेल्फ स्टार्टिंग नेचर। अब हम बात करेंगे कि इसमें थोड़ा सा और, अब हम किस प्रकार से स्टार्ट होती है वो चीज़ अपन इसकी देखेंगे। इतना आपको क्या कर लेना है, नोट कर लेना। ये यहाँ तक जो बात कर ली है वही मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने क्या किया, सिंगल फेज वाइंडिंग है, सिंगल फेज सप्लाई दी। व्हेन ए सिंगल फेज सप्लाई इज गिवन टू द स्टेटर, जब स्टेटर का कंटेनिंग वन वाइंडिंग, स्टेटर पर सिर्फ एक ही वाइंडिंग होनी चाहिए, तो क्या करेगा, इट प्रोड्यूस्ड पल्सेटिंग, ये याद रखना, पल्सेटिंग अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इट प्रोड्यूस पल्सेटिंग अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब जो कहने का मतलब, ये मैंने अभी बताया था ना रे यार, ये अपने पास में स्टेटर है और ये अपने पास में रोटर है। मैं यही कर रहा हूं, यहां पर हमने सिंगल फेज सप्लाई दी, मैंने क्या कहा, वेन ए सिंगल फेज सप्लाई इज गिवन टू द स्टेटर कंटेनिंग वन वाइंडिंग, ये एक ही वाइंडिंग कंटेन करना चाहिए। उस कंडीशन में क्या होगा, वन इट प्रोड्यूस पल्सेटिंग अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर एक पल्सेटिंग अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता, पल्सेटिंग अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। अब देखो जैसे ही पल्सेटिंग अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, तो ये जो फील्ड है वो किससे लिंक होगा, रोटर से। तो देखो इट लिंक विद द रोटर, यहाँ पर अल्टरनेटिंग पल्सेटिंग अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये किससे, रोटर से लिंक करेगा, क्यों नहीं करेगा भाई, करेगा, लिंक करेगा। तो फ्लक्स की कटिंग होगी, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, तो इंड्यूस प्रोड्यूस वोल्टेज होगा, और वोल्टेज की वजह से करंट आएगी, करंट आएगी तो टॉर्क आएगी। लेकिन फिर भी रोटर डजंट स्टार्ट अप, अब भी ये मना कर देता, बोलो न्यू। अब आपने क्या किया, यहाँ पर पल्सेटिंग में कट करा दिया, फ्लक्स कटिंग टॉर्क भी प्रोड्यूस कर रहा है, फिर भी रोटर बोला नहीं मैं तो नहीं होऊंगा चालू। तो इसको चालू करने का जुगाड़ कैसे करेंगे, दिस नॉन सेल्फ स्टार्टिंग नेचर इज एनालाइज्ड अकॉर्डिंग टू डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी। ये डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी से देखेंगे कि ये क्यों मना कर रहा है, यदि मना कर रहा है तो इसको क्या जुगाड़ किया जाएगी। ये तो ये था, यानी कहने का मतलब ये जो डबल फिंग ये स्टार्ट होने से मना कर दी, स्टार्ट होने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तो दिस नॉन सेल्फ स्टार्टिंग नेचर इज एनालाइज्ड अकॉर्डिंग टू डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी। तो अब हम देखेंगे कि कैसे डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी होती है और उसमें काम होता है, ठीक है। तो अब ये एक बार क्या करो, आप नोट कर लो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये नहीं करना है, ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए। अब देखेंगे डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी क्या होती है। डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी, डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी क्या होती है। डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी मैं इसकी बात करूंगा। देखो आपने अब तक तो यही देख किया कि स्टेटर पर कौन से दोगे, सिंगल फेज वाइंडिंग, सिंगल फेज सप्लाई दोगे, उसकी वजह से क्या होगा, सिंगल फेज पल्सेटिंग अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगा। देखो ये अपने पास में, या थोड़ा छोटा बना लेते हैं, हमने इसको सिंगल फेज सप्लाई दिया, सिंगल फेज सप्लाई। एक बार ये इसका स्टेटर है और इसके अंदर वाला पार्ट क्या है, रोटर, समझ रहे बात को। और रोटर और स्टेटर के बीच की जगह को हम बोलते हैं एयर गैप, जो कि कम से कम होना चाहिए। ये बातें हो चुकी हैं अपने किसमें हो चुकी है, 3 फेज इंडक्शन मोटर में। अभी हमने देखा था कि कंस्ट्रक्शन डिटेल क्या है, कंस्ट्रक्शन सिंगल 3 फेज और सिंगल फेज की तो सेम ही तो है, बस फर्क क्या है, स्टेटर पे क्या होना चाहिए, सिंगल फेज वाइंडिंग होनी चाहिए, बस इतना ही तो है। दैट मीन्स एयर गैप है 1 mm, इसकी एयर गैप होता है, वो सारी हमने 3 फेज इंडक्शन मोटर में बात कर ली है। अब यहाँ पर वापस रिपीट नहीं करेंगे। आप देखो जैसे मान लो यहाँ पर 3 फेज सप्लाई आपने दी, तो मैंने क्या बोला, जैसे ही आपने सिंगल फेज सप्लाई दी टू द स्टेटर, इसमें क्या होगा, क्या प्रोड्यूस्ड होगा, सिंगल फेज पल्सेटिंग अल्टरनेटिंग
मैग्नेटिक फील्ड, ये सिंगल फेज पल्सेटिंग अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगा जिसके दो कंपोनेंट होंगे। किसके? विच हैज टू कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट होंगे? कंपोनेंट φm/2 और φm/2। ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड φm, समझ रहे हो बात को? तो इसके यानी कि जो पल्सेटिंग अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फील्ड है वो तो क्या है? φm, और इसके दो कंपोनेंट है, एक तो φm/2 और दूसरा भी क्या हो गया? φm/2। दो कंपोनेंट हो गए इसके। अब मुझे बताओ, ये दो कंपोनेंट हो गए φm/2 और ये भी हो गया φm/2, ठीक है। अब देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से। ये किस पे घूमते हैं? अब ये तो हमने देखा था, सिंक्रोनस स्पीड पे घूमेंगे, ये तो हमने ऑलरेडी बात कर चुकी है। ये तो किस पे घूमेंगे? सिंक्रोनस स्पीड पे। तो ये भी बोला है मैं भी सिंक्रोनस स्पीड पे, मैं आपसे ही तो निकला हूँ, इसलिए ये भी सिंक्रोनस स्पीड पे। बोला मैं भी सिंक्रोनस स्पीड पे घूमूंगा, मैं भी सिंक्रोनस स्पीड पे घूमूंगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है, बोला ये यदि इधर घूमेगा तो मैं घूमूंगा इधर। दोनों क्या होंगे? अपोजिट डायरेक्शन में। दैट मीन्स व्हेन सिंगल फेज सप्लाई इज अप्लाई टू द स्टेटर, इन दिस कंडीशन a single phase pulsating alternating magnetic field produced which has two component φm/2 and φm/2 of equal magnitude and rotate at ns speed, synchronous speed, but in opposite direction। दोनों क्या कर रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। तो सुनो, आपने सिंगल फेज अप्लाई किया तो φm आया, इसका φm/2 सिंक्रोनस स्पीड से ns स्पीड से इस प्रकार से घूम रहा है। ये क्या घूम रहा है? φm/2 सिंक्रोनस स्पीड से इस प्रकार से घूम रहा है। समझ रहे हो बात को? अब सुनो मेरी बात। अब आपने क्या, ये घूम रहा है तो रोटर तो बेचारा स्टेशनरी है इस टाइम, तो ये जो घूम रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, हम बात कर लेते हैं एक तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूम रहा है, दैट मीन्स इस तरफ घूम रहा है, यानी φm/2 इस डायरेक्शन में घूम रहा है। तो इसकी वजह से ये रोटर को क्या करेगा? लिंक करेगा। रोटर से लिंक करेगा तो इसमें क्या? इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होने की वजह से टॉर्क फ्लो होगा। तो यानी फॉरवर्ड टॉर्क यानी इस डायरेक्शन में फॉरवर्ड टॉर्क प्रोड्यूस हो गया। देखो ध्यान से, ये फॉरवर्ड देखो, हमने सप्लाई दिया तो φm आया, φm की वजह से दो कंपोनेंट आए। ये डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी कहती है, यानी डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी। और ये भी ns स्पीड से जा रहा है, ये भी ns स्पीड जा रहा है। हम इसकी बात कर रहे हैं, अभी इस पार्ट की बात करें। ये फॉरवर्ड में घूम रहा है, इस तरफ हम इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन मान लेंगे, इसको रिवर्स डायरेक्शन मान लेंगे। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूम रहा है तो इसको लिंक करेगा तो कट करेगा तो इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस्ड होगा, सॉरी फ्लक्स कटिंग होगी तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, करंट फ्लो। तो दैट मीन्स फाइनली फॉरवर्ड टॉर्क प्रोड्यूस्ड होगा, यानी ये रोटर को इस तरफ घुमाने की कोशिश करेगा। टॉर्क लगाएगा ना, इस रोटर पे तो लगाएगा, यानी टॉर्क यानी इसको क्या इस डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास करेगा φm/2। ये अकेला थोड़ी है, ये दूसरी सब एक नई कहानी चल रही है। ये भी साहब क्या बोलेंगे? मैं भी ns स्पीड पे घूमूंगा, तेरे जितनी ताकत है उतनी की उतनी मेरी है, मतलब मेरी भी वैल्यू φm/2 है, तो मैं भी इसको लिंक करूंगा। मैं भी लिंक करूंगा तो फ्लक्स कटिंग इसमें भी होगी, इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, इसमें भी करंट फ्लो होगी। और ये बोला मैं भी क्या करूंगा? रिवर्स डायरेक्शन में क्या करूंगा? φm/2 हो गया, तो मैं भी बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करूंगा? बैकवर्ड टॉर्क क्या करूंगा? प्रोड्यूस्ड करूंगा। यानी अब ये क्या करेगा? इस रोटर को इस तरफ टॉर्क लगाएगा। ये तो बोलेगा मैं इस तरफ घुमाऊंगा, ये बोलेगा मैं इस तरफ घुमाऊंगा। अब रोटर कंफ्यूज, रोटर बोला मैं तेरे साथ जाऊं और इसके जाऊं। अब हाँ, हालांकि इसमें थोड़ा सा मैग्नीट्यूड में फर्क होता तो मेजोरिटी तो जीत ही जाती है, लेकिन ये तो बराबर ताकत के हैं भाई। इसका भी φm/2 मैग्नीट्यूड, φm/2 इसका मैग्नीट्यूड, ये भी ns पे घूम रहा है तो ये भी ns पे घूम रहा है, ठीक है। जितनी ये फ्लक्स कटिंग कर रहा है उतनी ये भी करेगा, ये जितना ईएमएफ इंड्यूस करेगा ये भी उतनी इंड्यूस्ड ईएमएफ करेगा। इसके कारण जितनी करंट फ्लो होगी उतनी इसके कारण प्रोड्यूस होगी, और जितना टॉर्क ये प्रोड्यूस करेगा फॉरवर्ड में उतना का उतना टॉर्क ये φm/2 इसमें प्रोड्यूस करेगा। दैट मीन्स फॉरवर्ड टॉर्क बराबर क्या हो गया? बैकवर्ड टॉर्क। किस कंडीशन में? एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। अब एक बात बताओ रहे, ये रोटर बेचारा ये घूम रहा है, बोला अठिन घूम, ये बोला इठिन घूम, इधर घूम, तो रोटर कंफ्यूज, तो रोटर घूमेगा ही नहीं। जब रोटर घूमेगा ही नहीं तो अपना काम ही नहीं हुआ, मतलब मोटर क्या हो गई? नॉट सेल्फ स्टार्टिंग इन नेचर। इसलिए हम बोलते हैं कि जो सिर्फ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी से हमने देख लिया कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या है,
नॉट सेल्फ स्टार्टिंग इन नेचर। तो अपन में पहले इसका लिखेंगे, फिर मैं अब ये लिखाने के बाद में अभी इसको, ये मैंने देखो डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी से आपको प्रैक्टिकली समझा दिया है। अब मैथमेटिकल से कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि एक बार तो बता दिया नहीं घूम रही है, अभी मैं बताऊंगा मैथमेटिकल रूप से कि ये नहीं घूम रही है, कैसे नहीं घूम रही है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अब आप इसको एक बार क्या करो, लिखो। देखो डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी में जो भी समझा है वो मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ए सिंगल फेज पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कंटेंट टू कंपोनेंट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, 5m/2 देखा था अभी, अरे ये तो था, ये रोटर था, स्टेटर था, ये 5m हो गया, ये दो कंपोनेंट 5m/2 और ये हो गया 5m/, जो लैंग्वेज दिखा रहा हूँ वो सारी की सारी एकदम ईजी लैंग्वेज में है, देख लो। ये अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ए सिंगल फेज पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कंटेंट टू कंपोनेंट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड 5m/2 रोटेटिंग एट सिंक्रोनस स्पीड, ये भी ns से घूम रहा है और ये भी किससे घूम रहा है, ns से घूम रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, टू अपोजिट डायरेक्शन। अब रोटर क्या करेगा, रिएक्ट टू बोथ फील्ड इक्वल ड्यूरिंग स्टार्टिंग, दोनों से इक्वल स्टार्टिंग में बराबर रिएक्ट करेगा, ये मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है। होगा क्या, तो यदि इक्वल करेगा तो टॉर्क प्रोड्यूस बाय बोथ द फील्ड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट। टॉर्क इसकी वजह से टॉर्क इस रोटर पे इस तरफ लगेगा और इसकी वजह से इस पे टॉर्क लगेगा इस तरफ, दोनों एग्जैक्टली इक्वल है, तो इस पे नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। तो इसलिए नेट टॉर्क बिकम 0 ड्यूरिंग स्टार्टिंग, दैट्स वाई वी कैन से दैट एज द स्टार्टिंग टॉर्क इज 0, जब टॉर्क ही 0 है द मोटर डजंट स्टार्ट अप। ये तो हमने देख लिया कि डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी कहती क्या है, उसकी थ्योरी के हिसाब से हमने समझ लिया, ये इसका कारण हो गया। अब इसको मैथमेटिकल रूप से TB बराबर TF आपको मैं करके बताऊंगा, यानी फॉरवर्ड टॉर्क इक्वल्स टू बैकवर्ड टॉर्क करके यहाँ पर मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आप पहले ये नोट कर लीजिए और उसके बाद में मैं बताऊंगा किस प्रकार से कि आपको कि मैथमेटिकल फॉर्म में इसको क्या करना है, नोट करना है। अब इसका मैथमेटिकल प्रूफ देखेंगे किस प्रकार से TF बराबर TB होता है। ये उसी में आगे चल रहा है, एक काम करते हैं ऊपर वाले को हटा देते हैं, अपने पास में जगह कम पड़ेगी। ये तो डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी में चल रहा है, कोशिश करेंगे यहाँ तक एडजस्ट हो जाए पूरा। ये देखो, ये अपन ने क्या किया, इसकी वजह से क्या आया, इसकी वजह से ये यहां पर हमने सिंगल फेज सप्लाई दी, 5m आया और इनकी दोनों की दो कंपोनेंट हो जाएंगे 5m/2 और इसमें हो गया 5m/2, है ना, ये हमने देख लिया। इसकी वजह से क्या होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं फॉरवर्ड की बात, फॉरवर्ड टॉर्क। फॉरवर्ड जब मैं बात करते हैं अपन फॉरवर्ड फील्ड की, फॉरवर्ड फील्ड क्या है, 5m/2, ये फॉरवर्ड फील्ड की बात कर रहा हूं। इसकी वजह से ये किस पे घूम रहा है, ns स्पीड पे, और ये रोटर को किस तरफ घुमाने का प्रयास करेगा, n स्पीड पे। इसमें फॉरवर्ड टॉर्क की वैल्यू है TF और स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी, ns माइनस n/ns, ठीक है। मैं बैकवर्ड फील्ड की बात करता हूं, बैकवर्ड फील्ड की वैल्यू बताओ मुझे क्या है, 5m/2, कौन सी स्पीड, इसकी भी ns, लेकिन ये रोटर को किस तरफ घुमाने का प्रयास करेगा, जिस तरफ फॉरवर्ड घुमा रहा था उसके अपोजिट, मतलब ये n से घुमा रहा था तो ये किस तरफ, -n से। और इस कंडीशन में जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा बैकवर्ड टॉर्क, इस कंडीशन में जो स्लिप आएगी वो आएगी बैकवर्ड स्लिप। उसकी वैल्यू बताओ, ns माइनस, अब n की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, -n, तो यहाँ रख दी मैंने -n अपोन में ns। अब मुझे यहाँ से सोल्व करके बताओ, SB, यहाँ से देखना, SB बराबर ns प्लस n अपोन में ns। अब मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इसमें ये करता हूँ कि एक तो क्या कर देता हूँ माइनस का ns और एक कर देता हूँ प्लस का ns। अब देखो यहाँ से ये देखो
NS और NS कितना हो गया 2NS, तो 2NS प्लस, अब मुझे एक बात बताओ, यहां से NS और NS तो ये तो हो गया 2NS, अब बचा क्या N माइनस NS। अब मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, तो माइनस कॉमन लूंगा तो ये तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा NS माइनस का N, समझ में आएगी बात, अपॉन में NS। ठीक है, अब देखो SB की वैल्यू यहां से देखो 2NS बाई NS, तो कितनी वैल्यू होगी 2, ये देखो फिर NS माइनस N अपॉन में NS, दोनों सेम है, तो यहां से इसकी वैल्यू क्या रखो SF रख दूं, दैट मीन्स SB बराबर क्या होगी 2 माइनस SF। यहाँ से मतलब ये निकल के आता है कि यदि हमें एक फॉरवर्ड स्लिप मालूम है तो बैकवर्ड स्लिप निकालने के लिए 2 माइनस SF कर दो, तो ये बैकवर्ड स्लिप हमारे पास में निकल के आ जाएगी। तो ये तो है ये बात, लेकिन अभी तो टॉर्क इक्वल करना है। अब मुझे एक बात बताओ, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता था 60 अपॉन में, एक बात बताओ स्टार्टिंग में, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, पहले वो लिखो फिर लिखेंगे, एट स्टार्टिंग में मुझे बताओ n की वैल्यू, ये रोटर घूम रहा है क्या, नहीं, तो n की वैल्यू 8 स्टार्टिंग में n की वैल्यू क्या होती है 0, दैट मीन्स SF की वैल्यू क्या होगी NS माइनस 0 अपॉन में NS, दैट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। स्टार्टिंग में SB की वैल्यू बताओ, SB वैल्यू क्या होता है NS प्लस N अपॉन में NS, ये वैल्यू तो 0 हो गई, दैट मीन्स NS अपॉन में NS, तो SB की वैल्यू भी क्या हो गई 1। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ 8 स्टार्टिंग SF और SB बराबर क्या हो गया 1, चाहे SF जहाँ पर हो तब भी 1 और SB बराबर भी 1। अब यहाँ से मुझे ये बताओ, यहाँ से मुझे आप एक बात बताओ, क्या वो ये कि SF बराबर SB बराबर 1 हो गया। अब देखो टॉर्क का क्या होता है, का होता नहीं 60 अपॉन में 2 पाई NS इंटू रोटर कॉपर लॉस, ये हमने डिराइव कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना, अपॉन में S, ठीक है, 60 अपॉन में 60 अपॉन 2 पाई NS रोटर कॉपर लॉस अपॉन में S, ये क्या हो गया रे, ये अपने पास में टॉर्क हो गया। अब मैं बात करता हूं TF की, यानी फॉरवर्ड टॉर्क की, ये क्या है फॉरवर्ड टॉर्क, इसकी वैल्यू फॉरवर्ड तो 60 अपॉन में 2 पाई फॉरवर्ड टॉर्क है, उस कंडीशन में भी जो 5m/2 NS स्पीड पे घूम रहा है तो NS ही आएगा। रोटर कॉपर लॉस का, रोटर का कॉपर लॉस होना है वो उतना ही होना चाहिए, इस डायरेक्शन में घूमो और उस डायरेक्शन में घूमो, अपॉन में यहाँ पर चेंज क्या होगा, चेंज हो जाएगा यहाँ पर SF, क्योंकि फॉरवर्ड में स्लिप क्या हो जाएगी TF है तो स्लिप कौन सी हो जाएगी SF। 8 स्टार्टिंग यानी फॉरवर्ड टॉर्क एट अ टाइम ऑफ स्टार्टिंग, दैट मीन्स स्टार्टिंग में SF की वैल्यू क्या होगी 1, यानी 60 अपॉन में 2 पाई NS इंटू रोटर कॉपर लॉस अपॉन में 1, रोटर कॉपर लॉस अपॉन में 1। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से मैं इसको क्या कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। अब यहां से ये जो टॉर्क है इससे बैकवर्ड टॉर्क की इक्वेशन लिखो, बैकवर्ड टॉर्क इक्वल्स टू 60 अपॉन में 2 पाई NS इंटू रोटर कॉपर लॉस की जगह रोटर कॉपर लॉस अपॉन में। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर जब बैकवर्ड टॉर्क है तो स्लिप कौन सी कहां मिलोगे बैकवर्ड स्लिप, यहां से वैल्यू हो जाएगी SB। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से TB ST यानी कि स्टार्टिंग में बैकवर्ड टॉर्क की वैल्यू 60 अपॉन में 2 पाई NS इंटू रोटर कॉपर लॉस की जगह रोटर कॉपर लॉस। अब एक बात बताओ, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग SB की वैल्यू भी क्या है 1, तो यहाँ से मैंने वैल्यू क्या कर दी 1 कर दी, दैट मीन्स ये अपने पास में कौन सी इक्वेशन होगी इक्वेशन नंबर 2, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब देखो यहाँ से TST की वैल्यू ये होगी, TBST की वैल्यू ये हो गई। अब आप एक बात बताओ मुझे, TFST स्टार्टिंग में जो फॉरवर्ड टॉर्क है और बैकवर्ड टॉर्क दोनों इक्वल है क्या, 60/2 पाई रोटर कॉपर लॉस 60/2 पाई रोटर कॉपर लॉस, दैट मीन्स एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग
स्टार्टिंग TF इक्वल्स टू किसके हो गया, TB। जब यही तो मैथमेटिकल फॉर्म देखना था कि फॉरवर्ड टॉर्क और बैकवर्ड टॉर्क दोनों बराबर हो गया तो रोटर घूम पाएगा कि नहीं घूम पाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग रोटर डज नॉट स्टार्ट अप। हमने देख लिया डबल फील्ड रोलिंग थ्योरी के आधार में, यानी थ्योरी क्या कहती है उसके हिसाब से रोटर नहीं घूम रहा। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लिया, उससे नहीं घूम रहा। अब हम बात करेंगे क्या, अब हम बात करेंगे कि ये किस प्रकार से इसका वेवफॉर्म से या फिर हम इसको कैरेक्टरिस्टिक्स से किस प्रकार देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स किस प्रकार ड्रॉ करेंगे, वो बात हमें करनी है। तो अब ये पहले आप एक बार ये नोट कर लो, फिर हम इसके देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम इसकी देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स से भी देख लेंगे, हर प्रकार से देख लेते हैं कोई भी। ये जो है ठीक है, तो ये अपने पास में टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी ऊपर हम दिखा देंगे फॉरवर्ड टॉर्क और नीचे की तरफ बैकवर्ड टॉर्क। आपको मालूम है ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, यहाँ पर एस बराबर क्या होता है, 0। एस बराबर क्या होता है, 0। जब 0 होता है उस कंडीशन में इसकी कैरेक्टरिस्टिक इस प्रकार से हो गई, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इस प्रकार से हो गई। अब ये तो हो गई फॉरवर्ड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तो क्या हो गई, फॉरवर्ड टॉर्क स्लिप, ये स्लिप है कैरेक्टरिस्टिक्स। अब रिवर्स यहाँ पर क्या है, एस बराबर 1 और यहाँ पर क्या है, एस बराबर 2। रिवर्स टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो होती है अपने पास में इस प्रकार से, समझ रहे हो बात को। इसमें ये जो है मैग्नीट्यूड एस बराबर 1 पर इक्वल होना चाहिए क्योंकि नॉन सेल्फ स्टार्टिंग नेचर के लिए। ये इस प्रकार से इसकी टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक, इसको क्या बोलते हैं, बैकवर्ड टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स, बैकवर्ड टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। अब एक बात बताओ, ये स्टार्टिंग कंडीशन में टीएफ है क्या, ये बैकवर्ड कंडीशन में। अब नेट ड्रॉ कर लो, नेट पहले नेट ड्रॉ कर लो। यहां पर 0 है, इसका भी 0। तो जब नेट ड्रॉ करोगे तो एक बात बताओ, यहां से आप नेट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करोगे तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। लहरी खा गया क्या यहाँ पे, ठीक है ना। ये है तो फॉरवर्ड टॉर्क, ये बैकवर्ड टॉर्क, ये स्लिप हो गई, होगी ना बात। अब मुझे एक बात बताओ आप, ये यहाँ पर फॉरवर्ड टॉर्क, यहाँ पर इस पर ये टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स ही तो है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में ये टीबी है, टीए बराबर टीबी, तो यहाँ पर टॉर्क देखो 0 दिखाई दे रहा है एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। एस बराबर 1 होता है तो एस पी और एस एफ बराबर दोनों 1 होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग क्या दिखाई दे रहा है, टी नेट की वैल्यू एट स्टार्टिंग। देखो टी नेट क्या होता है, टी एफ माइनस टी बी एट स्टार्टिंग टी एफ बराबर टी बी, दैट मीन्स टी नेट बराबर क्या हो जाएगा, 0। टी नेट बराबर क्या हो जाएगा, टी एफ बराबर टी बी, तो टी नेट क्या हो गया, 0। तो इस हिसाब से भी हमने तो कैरेक्टरिस्टिक्स से भी इसको देख लिया, डबल फील्ड रिवॉल्विंग से देख लिया। तो ये है अपने पास में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ये क्या है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो ये इस प्रकार से हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख ली। तो ये है अपने पास में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।